सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। बस यही पार्टिसिपेंट्स होंगे क्या? 7 जने बस। क्या हुआ? ऑलरेडी स्टूडेंट्स आगे। निधि, हेलो। निधि, आवाज आ रही है आपको? आर्यन, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो शुरू करें फिर क्लास। हेलो। हाँ सर। 8 जने ही आए अभी तक सर। कोई बात नहीं, आपको हमारी थोड़ी गलती है यार, मैं तो बोल दिया था ना। ठीक है, आप शेयर कर लेना बाकी। हाँ सर। हाँ सर। क्या चल रहा था मैटर? आपके स्कवरिंग का चल रहा था, ठीक है। तो स्कवरिंग का ये दूसरा नाम जो है वो है आपके केयर बॉइलिंग, ठीक है। केयर बॉइलिंग, ओपन केयर की बॉइलिंग या ओपन स्कवरिंग हमने बता दी थी। नेक्स्ट था क्लोज्ड केयरिंग या केयर, क्लोज्ड केयर में बॉइलिंग या स्कवरिंग इन क्लोज्ड केयर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये क्लोज्ड केयर का है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्कवरिंग है वो प्रोसेस होगा आपके, क्लोज्ड केयर है, इसके अंदर नियर अबाउट 9 फीट का हाइट में रहता है, ठीक है। मटेरियल की जो कैपेसिटी है वो 900 किलो से लेके 2268 किलो तक रहती है इसमें, ठीक है। मटेरियल इसमें भरते हैं कॉटन, और उसके बाद में इस मटेरियल को क्या करते हैं, मटेरियल के साथ साथ इसमें पानी डालते जाते हैं, लिकर मीन्स जिसके अंदर NaOH होता है, ठीक है। एक सर्टेन डेंसिटीज में मेंटेन रखते हैं, ठीक। और उसके बाद में इसको क्या होता है, मैकेनिकली इसमें चारों तरफ जमा कर देते हैं, और ऊपर से इसमें पानी गिरता रहता है। पानी मतलब लिकर जो होता है जिसके अंदर NaOH, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिलिकेट रहता है। क्लियर? हेलो। यस सर क्लियर। अभी बोल दिया करो ऐसे तो कंटिन्यू रहेंगे, कुछ पूछना हो तो आगे पूछ लिया करो साथ में, है ना, ठीक है। अब यस सर। के बाद में इसकी पैकिंग हो जाती है कंटिन्यूस। ऊपर से जब पानी भरते हैं इसमें, फिर क्या है, जब पानी इसमें नीचे आने लग जाता है, मीन्स परफोरेटेड बॉटम होता है, आपको जैसे बताया था मैंने, ये इसमें ये परफोरेटेड बॉटम है, डायग्राम में देखिए आप, ठीक है। इससे जब पानी निकल के नीचे आता है, इसी पंप के थ्रू हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये परफोरेटेड बॉटम से पानी आ जाता है तब
पानी ऊपर से भरना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको लगभग ये 1/3 से लेके 1/3 पोर्शन इसका लगभग खाली रहता है। ठीक है, उसका रीजन है जब पानी इसके अंदर लिकर और मटेरियल दोनों भरते हैं तो क्या होता है, कॉटन स्वेल अप होता है, यानी कॉटन फूलता है और फूल के कॉटन का वॉल्यूम बढ़ता है, ये ज्यादा हो जाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो स्पेस घेरेगा, तो इसके लिए पहले से ही इसमें जगह रखी जाती है। अगर इसको 100% हम भर देंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल बाहर निकलने की ट्राई करेगा, इससे हमारे स्टोरिंग प्रोसेस बिगड़ेगा। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 125 to 130 तक रखते हैं। ठीक है, और मेट्रिक इसका जो सॉल्यूशन है वो 2% 2% का सॉल्यूशन इसमें हम NaOH लेते हैं, 2% NaOH का सॉल्यूशन इसमें हम काम लेते हैं। ठीक है, और क्यूरिंग के टाइम में टू ऐड मोर वाटर देन रिक्वायर्ड सो दैट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही तो पहले बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुने जा रहे हो, आवाज क्लियर होनी चाहिए ना। ठीक है, तो स्कवरिंग के टाइम में इसमें पानी हम ज्यादा अमाउंट में डालते हैं। ठीक है, ताकि जो गुड्स है वो मटेरियल को अच्छी तरह से ढक सके। ठीक है, अदरवाइज तो ऑक्सीसेल्यूलोज इसमें फॉर्म होगा, ऑक्सीसेल्यूलोज इसको डैमेज कर देगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें आया भी है। ठीक है, और आगे क्लोज्ड केयरिंग के टाइम में सबसे पहले ये ध्यान रखने का, टेम्परेचर जो है इसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज दोनों ही हमारे प्रॉपरली वर्किंग में होने चाहिए। टाइम जो इसका 6 घंटे का देता है, 6 घंटे तक लगातार 125 से 130 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं या इसको ट्रीटमेंट देते हैं। और आफ्टर ट्रीटमेंट और आफ्टर स्कवरिंग the release valve at the bottom is opened, मतलब बॉटम के नीचे का जो वाल है वो खोलते हैं, उसके बाद में ड्रेन आउट करते हैं हॉट लिकर को, ऊपर से ठंडा पानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इसको वॉश आउट करता हुआ नीचे ले आता है, इस तरह इसको सर्कुलेट करते हैं तो इसकी वॉशिंग उसी में हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीसेल्यूलोज फॉर्म होने से बचाने के लिए हम जब ड्रेन खोलते हैं तो साथ में ऊपर से कोल्ड वाटर चलता रहता है। मीन्स कपड़ा किसी भी कंडीशन में एयर के कांटेक्ट में आना नहीं चाहिए जब तक कि उसमें सेल्यूलोज ये NaOH है। क्लियर? हाँ भाई बोलिए। यस सर, क्लियर। क्लियर हो रहा है ना आपको साथ के साथ? अदरवाइज तो आप बोल दीजिए। नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो आपके एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। शेयरिंग हो गया, ठीक है, सिंजिंग हो गया, ठीक है, डिसाइजिंग हो गया और स्कवरिंग प्रोसेस हो गया। 4 प्रोसेस हो गया। 5वां प्रोसेस है हमारे पास ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग में क्या होता है, एक्चुअली फैब्रिक में जो नेचुरल कलरिंग मैटर है उस नेचुरल कलरिंग मैटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, फैब्रिक के नेचुरल कलरिंग मैटर को हम रिमूव करते हैं और वो रिमूवल होता है आपके ब्लीचिंग एजेंट से। ठीक है, हमारे पास में ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग भी है और हाइड्रोलाइटिक ब्लीचिंग भी होती है। ठीक है, 2 तरह के ब्लीचिंग एजेंट है। तो इसमें ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलाइटिक या रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट में क्या होता है, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यूज लेते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यूज लेते हैं या फिर सोडियम थायोसल्फेट यूज लेते हैं।
ठीक है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड आजकल बहुत यूज आ रहा है कोरोना में, ध्यान है आपको, ठीक है। ये हमारा ब्लीचिंग एजेंट ही है। तो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग जो है उसके अंदर मेन जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सॉरी सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम, जो वेल नोन ब्लीचिंग एजेंट हम इंडस्ट्रीज में यूज लेते हैं वो मैं आपको केवल बताऊंगा। इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर जो इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक काम ले रहे हैं और हाफ ब्लीच में पर्टिकुलरली जिसको काम लेते हैं वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, ये इसका फार्मूला है, आप देखिए, ठीक है, 4H2, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको हम यूज लेते हैं, इसका एक सर्टेन % का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मार्केट में इसकी जो अवेलेबल क्लोरीन होती है, जो मार्केट में जो आता है, ये लगभग आता है आपके 36 to 38% अवेलेबल क्लोरीन का। तो ये जो अवेलेबल क्लोरीन होती है यही ब्लीचिंग के समय यूज आती है हमारा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें वाटर में है, इसको डिसॉल्व करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, कुछ सोप मिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? यस सर। ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद में उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोप कुछ डालते हैं, अच्छी तरह से उसको सोल्यूबल करने के बाद कुछ समय उसको रख देते हैं। तो उसका जो सुपरनेटेंट वाटर होता है, बीच का जो बिल्कुल क्लियर पानी होता है, वही हम काम लेते हैं। नीचे का प्रेसिपिटेट और ऊपर के जो फैन होते हैं, जो झाग होते हैं, वो दोनों हम छोड़ देते हैं, उनको यूज में नहीं लेते हैं। अदरवाइज तो हमारा फैब्रिक वो बहुत टेंडर हो जाएगा, उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये जो पानी है या ये जो लिकर है, ये लगभग हम 9.5 to 11 के बीच में रखते हैं। फैब्रिक को हम उसके अंदर रोप फॉर्म में ब्लीच करते हैं। टाइम लगभग 4 से 12 घंटे तक का टाइम होता है। और जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ होती है 1 से 4 ग्राम पर लीटर अवेलेबल क्लोरीन। जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ हमने निकाली थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके, कितने हो गए? ठीक है, बाकी कल करते हैं क्लास। ये मुश्किल से 20-25 मिनट की होती है, ठीक। तो प्रोसेस जो इसका मैं बता रहा था, आपके 9.5 to 11 pH रखते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 से 4 ग्राम पर लीटर अवेलेबल क्लोरीन की होती है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज लेने से पहले लेबोरेटरी में इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी अवेलेबल क्लोरीन कितनी है। क्यों? अगर इसको ओपन में रख देते हैं तो इसकी अवेलेबल क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट का टाइम 4 से 12 आवर्स का देते हैं। क्लियर? सर ये कंप्लीट वाइट हो जाता है क्या, मतलब ब्लीचिंग में नेचुरल कलर रिमूव होता है तो? फैब्रिक बिल्कुल कंप्लीट वाइट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। और अभी मैं बताऊंगा इसमें फैब्रिक, ये जो हाफ ब्लीचिंग है इस प्रोसेस में फैब्रिक कंप्लीट वाइट हो जाता है। लेकिन हम फुल ब्लीच करते हैं उसका अलग रीजन होता है। ये किसके लिए यूज लेते हैं? ऐसे फैब्रिक्स जिनको हमें लाइट शेड देना होता है या फिर कोई डाई करनी होती है,
उनमें से कलरिंग मैटर हटाने के लिए करते हैं। आपको वाइट जो हाफ ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक है उनको भी हम आप पहनने में काम ले सकते हैं, लेते भी हैं, लेकिन टाइम के साथ में सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है, कोई फैब्रिक होता है उसको पहनते हैं, फिर उसको धो के और धूप में डालना पड़ता है, तो धीरे 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 2-4-5 मंथ बाद में क्या होता है, इस फैब्रिक पर येलोनेस आने लग जाती है, परफेक्ट वाइट नहीं रहता है ये। सर हाँ बोलिए। सर इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, मतलब जिसकी वजह से कलर उड़ जाता है उसका, कपड़े का, फैब्रिक का? एक्चुअली फैब्रिक की जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, सुन रहे हैं मेरी बात, आ रही है आपको, आप तक क्लियर आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज सर, क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। ओके, देखिए कोई फैब्रिक है उसको हम धूप में डालेंगे तो सनलाइट जो होती है उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है धीरे धीरे इसमें से आपके जो ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर को धीरे धीरे ब्लू कलर की जो ह्यू होती है उसको कम कर देती है, मीन्स ब्लू कलर की इंटेंसिटी को कम कर देती है सनलाइट, ठीक है। तो जब ब्लू, आप कलर थ्योरी अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो होता है, ठीक है। ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हुआ? येलो। तो येलो, ठीक है। येलो। हाँ, येलो स्टोन फैब्रिक में आने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल व्हाइट फैब्रिक जब धीरे धीरे हम यूज लेते हैं और धूप में सुखाते हैं तो महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद में उसका कलर येलो होने लग, येलो स्टोन में आने लग जाता है। इससे बचने के लिए फैब्रिक को हम क्या करते हैं, अल्ट्रा मैरिन ब्लू या ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट नील देते हैं फैब्रिक को। नील तो सब जानते होंगे स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। यस सर। नील देते हैं तो क्यों देते हैं नील? सर वाइट रखें। सर वाइटनिंग के लिए। जो फैब्रिक का जो व्हाइट कलर है, चमकाने के। हाँ चमकाने के लिए, तो फैब्रिक का जो व्हाइट कलर है वो वापस हमें मिल जाए और येलोने से दूर हो जाए। इससे भी बढ़िया होती है रानी पॉल या टीना पॉल, इनको हम टेक्सटाइल में व्हाइट डाइज के नाम से जानते हैं। व्हाइट डाइज, रानी पॉल या टीना पॉल वो देते हैं, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम आगे हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग से जो फैब्रिक ब्लीच होता है उसमें ये प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। इसलिए अगर लाइट शेड देना है या डार्क शेड देना है, उस वहां तक उसके लिए हमें हाफ ब्लीच करना जरूरी है। और स्कूल की ड्रेस के लिए जो व्हाइट फैब्रिक चाहिए या परफेक्ट व्हाइट फैब्रिक चाहिए होता है, उसके लिए हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग से फैब्रिक को ब्लीच करना जरूरी है। ये आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ सर। हाँ बोलो, बोलिए। सर जब अपन ब्लीचिंग की प्रोसेस करते हैं तो उसमें कपड़े और वो केमिकल्स के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? कपड़े और केमिकल के बीच में रिएक्शन नहीं होती यार। हाँ तो सर उसकी वजह से कलर कैल्शियम, क्यों उड़ता है? मेरी बात सुनो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, उस वाटर के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है उसमें से, और फिर वो कैल्शियम क्लोराइड निकलता है, और फाइनली उसमें से जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन इसमें रिएक्शन में काम आती है, ठीक है। तो क्लोरीन की वजह से कपड़े का कलर हाँ, क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन क्या है एक्चुअली, ब्लीचिंग पाउडर, यू नो, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर वर्क्स में भी काम लेते हैं। क्यों के काम लेते हैं बता सकते हैं आप? तो उससे जम्स वगैरह मरते हैं। जर्म्स वगैरह मारने के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पर वाटर वर्क्स में देखिए, वाटर वर्क्स
वाटर वर्क्स में भी इसको काम लेते हैं जम्प्स वगैरह मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जम्प्स नहीं मारना है, हमने कलर को मारना है, ठीक है ना। हाँ तो ये कलर जो है इसका, क्योंकि आपके जो क्लोरीन होती है वो क्या होती है, आपके ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, ठीक है। तो जम्स तो मारती है, ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करती है। तो यहाँ पर फैब्रिक का जो कलर रिमूव होता है वो अल्कलाइन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो जो क्लोरीन निकलती है वो इसमें ब्लीचिंग का एक्शन करती है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से जो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है वो नीचे जम जाता है पेंदे में, बॉटम में, और जो ये क्लोरीन होती है वो इसमें ब्लीचिंग एक्शन में यूज आती है, ठीक है। ओके सर। और नेक्स्ट जो इसका मतलब इसके बाद में जो, अब चूंकि इसमें हम एल्कलाइन कंडीशन काम लेते हैं, तो एल्कली कंडीशन इसमें न रहे, इसके लिए हम इसको सोरिंग ट्रीटमेंट देते हैं। ये आप ध्यान से देखिए, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, सोरिंग है ये, स्कवरिंग नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये HCl एसिड इसमें काम लेते हैं। तो HCl एसिड क्यों काम लेते हैं हम इसमें, ताकि इसमें जो भी अल्कलाइन पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसको हम इजीली रिमूव कर सकें, ठीक है। ये आपके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग या ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 को हम यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, उसका रीजन है सभी तरह के फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स को, यार्न को और इवन फाइबर्स को ये आसानी से ब्लीच कर देता है बिना कोई डैमेज किए, ठीक है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह से है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो दिख रहा है आपको, ये पर हाइड्रोक्सिल, ये वाटर है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको धूप के कांटेक्ट में या लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं, एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये इस तरह से डैमेज हो जाता है, वाटर और ऑक्सीजन इसकी फॉर्म होती है। लेकिन जब हम ब्लीचिंग करते हैं इससे, तो उस समय जो रिएक्शन होती है वो ये है, आप देखिए, पर हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, ये नोट कर लीजिए, पर हाइड्रोक्सिल आयन और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है। और इसके साथ में अगर वाटर अच्छा नहीं है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब हम ब्लीचिंग करते हैं उस समय यदि वाटर पार्टिकल्स में या वाटर में आयरन या मैग्नीज मिला हुआ है या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर थोड़ा सा भी अमाउंट इनका आयरन का या मैग्नीज का होगा, तो डार्क स्पॉट्स या डार्क स्टेन्स फॉर्म होंगे जो कि फैब्रिक को खराब कर देंगे, ठीक है। इसलिए पानी इसमें अच्छा होना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम में क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका 80 डिग्री टू 85 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। 80 डिग्री से टेम्परेचर अगर कम होगा तो क्या होगा, ये ब्लीचिंग एक्शन इसकी हो नहीं पाएगी। और ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अमाउंट है वो लेते हैं हम 4 ग्राम पर लीटर, ये सॉरी 2 ग्राम पर 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन करिए, कौन कौन है स्टूडेंट देखे तो। अंकित शेखावत, अंकित शेखावत, चिराग, चिराग अजमेरा है क्या? यस सर। हाँ, तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ
नहीं ध्यान है। कौन का कंटिन्यू कौन है? वो- हाँ बोलिए जो। सर यस बोलिए। सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। गैस, पर इसको अच्छी तरह डिफाइन करिए ना। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ, सर 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो 1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा एट मतलब इस एसटीपी पर। तो इसको क्या कहेंगे हम? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम हाइड्रोजन स्ट्रेंथ। पेरोक्साइड। अगर एसटीपी पर 1 ml, बल्कि यूं कहो एसटीपी पर 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10 cc ऑक्सीजन लिबरेट करे तो उसको उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 8.4। और कहां से आ गया बीच में भाई? वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आप देखिए, मैंने लिखाया था इसमें। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द strength of hydrogen peroxide which the volume strength of hydrogen peroxide is the amount of oxygen which liberate by 1 ml of oxygen at NTP. ठीक है? NTP by 1 ml 1 ml of हाँ डॉक्टर साहब। ठीक है मैं बोल दूंगा। ओके हाँ ठीक। हाँ बोलिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या है? 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसटीपी पर जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लिबरेट करता है वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 120 सीसी ऑक्सीजन लिबरेट होती है 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ है 120 वॉल्यूम। क्लियर? हेलो yes sir ठीक है। yes sir परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.304%। 4%। मैंने बताया था आपको, प्रीवियस स्लाइड्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सिल्क के केस में बताया था, ठीक है ना? वहां देखिएगा स्लाइड्स में मिलेगा ये। ठीक, तो इसके लिए कंडीशंस हैं 80 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 4 ग्राम पर लीटर सोडियम सिलिकेट। ठीक है, और पीएच 11.5 और मेटेरियल टू लिक्कर रेशियो 1:20। मेटेरियल टू लिक्कर रेशियो से क्या समझ रहे हैं आप? बताइए जरा, कौन बताएगा? ये उर्वशी, उर्वशी आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर, यस सर। मेटेरियल टू लिक्कर रेशियो, इससे क्या समझते हैं आप? ये आप थे पहले वाली क्लास में थे क्या? यस सर, ये सर 1 kg मतलब वो वाटर में 20 kg मतलब जो मटेरियल जो इसमें मिक्स किया है वो होगा। देखिए दोनों का रेशियो। मटेरियल हमारा क्या है यहाँ पर? कॉटन फैब्रिक है। ठीक है, 20 सर मास टू लीटर रेशियो। हाँ बोलिए, क्या बोला आपने? मास टू लीटर रेशियो क्या? नहीं, मटेरियल टू लिकर, लिकर का मतलब होता है पानी। ठीक है, अगर 1 किलो हम पानी ले रहे हैं तो उसके लिए 20 लीटर, सॉरी 1 किलो हम कोई फैब्रिक ले रहे हैं तो मटेरियल में 1 किलो 20 कॉटन लीटर पानी 20 किलोग्राम ऑफ वाटर ना। तो
सर जिस तो वो वाटर में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ना सर? हाँ वो सॉल्यूशन, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आ गया, सोडियम अच्छा कार्बोनेट, मिक्स ही होगा, हाँ कंप्लीट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सोप, ये जो भी है उसको हम पानी में मिला देते हैं। और टोटल लिकर, टोटल का मतलब ये सब कुछ मिला के टोटल लिकर हमारा कितना कर लेंगे, पानी जो मटेरियल लिया है, कपड़ा लिया है, उसका 20 गुना कर लेंगे। 1 किलो कपड़ा है तो 20 किलो लिकर कर लेंगे, जिसमें ये सब पानी चाहिए। ठीक है, जो केमिकल्स है वो भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर हो गया अब तो? यस सर। क्योंकि ये टर्म जो है ना, ये क्या इनिशियल है आपके प्रैक्टिकल्स में, और आगे भी कई जगह ये काम आएगी, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियल टू लिक्विड रेशो में क्या है, मटेरियल का वेट जितना है उसका 20 गुना टोटल लिकर हो जाएगा। जैसे मटेरियल टू लिक्विड रेशो 1:20 है, अगर 1 किलो कपड़ा है तो 20 किलो या 20 लीटर, क्योंकि एनटीपी पर 1 ग्राम इक्वल टू 1 सीसी होता है, ठीक है ना। तो एक किलो फैब्रिक के लिए 20 किलो टोटल लिकर हम लेंगे। ये हो गया मटेरियल टू लिक्विड रेशियो। सर इसकी कोई यूनिट वगैरह होती है क्या? यूनिट तो आप कितना भी ले सकते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम है, क्योंकि आप लेब में छोटा छोटा कपड़ा लेंगे तो यस सर। 1 ग्राम कपड़ा है तो 1 ग्राम के लिए 20 ग्राम होगा, 1 किलो है तो उसके लिए 20 किलो। ये एक्चुअली इतना टाइम मल्टीपल है ना। मान लीजिए आप 100 ग्राम फैब्रिक लिया तो 100 ग्राम के लिए 100 को 20 से कर दीजिए आप, ठीक है ना, 2 किलो पानी हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपके लिए? यस यस सर। सर इसकी टेक्निकल वे में डेफिनेशन बोल सकते हो क्या थोड़ी? नहीं, यूनिट कैसे होगी आप बताइए ना। यूनिट नहीं सर, इसकी डेफिनेशन बता सकते हो क्या एमएल बिल्कुल, रेशियो की? material to liquor ratio is that ratio in which material multiple of weight of material, the amount of liquor is just multiple of weight of the material. ये है इसका टेक्निकल डेफिनेशन। मीन्स material to liquor ratio is that ratio in which we take the amount of liquor just multiple of the fabric which is given. For example, 1:20 means if fabric weight is 1 gram or 1 kg, then total liquor should be 20 grams. kg. Okay? Yes. Yes sir. तो आप किलो में लीजिए, ग्राम में लीजिए, पाउंड्स में लीजिए या टन में लीजिए, ठीक है। अगर 1 टन फैब्रिक है तो 20 टन टोटल पानी हो जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में टन के हिसाब से चलते हैं या क्विंटल के हिसाब से चलते हैं, लैब में हम ग्राम्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग हो गई। इसमें एक और समझ लीजिए, ये सोडियम सिलिकेट का जो काम है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर का है। मींस टेम्परेचर एक बार जितना हमने दे दिया तो काफी समय तक ये उसको कांस्टेंट रखता है, कम ज्यादा होने नहीं देता, ठीक है। तो कम ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, इसलिए सोडियम सिलिकेट हम इसमें यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि आपके इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस स्कवरिंग और ब्लीचिंग इस प्रोसेस से हम करते हैं। देख रहे हैं आप, एल्कली इम्प्रेग्नेशन, इस टब में सब ये जो पाथ बना हुआ है ये फैब्रिक का पाथ है, ठीक है। ये फैब्रिक आ रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस में
इस सेक्शन में, ये जो पूरा सेक्शन है एल्कली इम्प्रेग्नेशन एंड प्री हीटिंग जोन, इन दोनों में क्या होता है, इसमें बल्कि इसमें जे बॉक्स में भी, इन तीनों में फैब्रिक की स्कवरिंग होती है। मींस एल्कली सॉल्यूशन के साथ में फैब्रिक को इम्प्रेग्नेट करते हैं, यहाँ पर प्री हीटिंग होती है उसकी, और यहाँ पर ये धीरे धीरे जे बॉक्स से पास होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा जोन है, ये फर्स्ट जोन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट जोन हो गया पूरा। इस फर्स्ट जोन में फैब्रिक कवर होता है, अगेन इसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद में ये अगेन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इम्प्रेग्नेट होता है। ठीक है, हीटिंग होती है यहाँ पे, और ये जे बॉक्स से, ये आप देख रहे हैं इसका शेप जो है जे शेप में है। ये जो मशीन है इंग्लिश के लेटर जे में है, इसलिए इसका नाम जे बॉक्स है। उसका हेलो, हाँ यहाँ पे बोलिए। जे क्यों सर, इसका क्या ये जे सर, बॉक्स जे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ ये? इंग्लिश में इस मशीन का शेप जे की तरह है, इसलिए इसको हम जे बॉक्स कहते हैं। और एक्चुअली तो क्या है, फैब्रिक जो है इसमें काफी समय तक रहता है, मीन्स इसमें एजिंग होती है फैब्रिक की एक तरह से। मतलब ये है एंड है ना, फैब्रिक यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से निकलने तक इसको उतना ही टाइम लग जाता है, लगभग 2 से 4 घंटे। ठीक है, 2 से 4 घंटे लग जाता है। तो क्योंकि ये इम्प्रेग्नेट किया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, यहाँ पर इसकी हीटिंग हो गई है, और ये जे बॉक्स में इसको बंद कर दिया है, यहाँ से धीरे धीरे पास हो रहा है। तो जो टाइम ऑफ टेम्परेचर जो देना है वो इसमें लग जाता है जे बॉक्स में। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता सर रहता है। ये आप पूछिए प्लीज। सर ये इम्प्रेग्नेटर का क्या मतलब है? इम्प्रेग्नेशन का मतलब है किसी चीज को पानी में डिप कर देना। ठीक है ना, ओके तो ये इम्प्रेग्नेटर है ना। सर हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। हेलो, टाइम कम रह गया, आप बोलो। हेलो, हाँ सर, आ गया समझ। कुछ पूछना है तो बोलिए।